माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे आपके काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 45 लेकर आए है ना, जो बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर चलता है। आज अपन इसके बीच के 4-5 वीडियो मैंने राइटिंग पैड पर लिखकर बनाए थे। आज अपन वापस सामने स्क्रीन पर आए हैं ना। तो कार्नोट, परमे, कार्नो, रेफ्रिजरेटर, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे अपने, सारे एंट्रोपी है ना, ये 3-4 टॉपिक थे जो अपने राइटिंग पैड पर लिखकर बनाए थे। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन। आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है उष्मागतिक ताप पैमाना, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। उष्मागतिक ताप पैमाना क्या होता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, इससे श्योर है। तो चलो आइए, अपना आज का टॉपिक हो जाएगा उष्मागतिक ताप पैमाना, है ना। ओके, अपना टॉपिक हो जाएगा उष्मागतिकीय ताप पैमाना। उष्मागतिकीय ताप पैमाना, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, है ना, ताप पैमाना। इसको अपन बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एग्जाम में पूछता है, आपको क्वेश्चन पूछा भी गया है कि थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, उष्मागतिक ताप पैमाना। जो ताप पैमाना जो होता है ना, उसको अपन थर्मोडायनेमिक्स के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं। पूरा कार्नो इंजन पर बेस्ड है। जैसे जैसे अपने कार्नो इंजन पढ़ा ना, पहले 2 अवस्थाओं के बीच में कार्य करेगा, फिर दूसरी, फिर 2 अवस्था अलग, फिर अगली 2 अवस्था अलग, ऐसे अपने को पूरा सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे, है ना। तो शुरू करने जा रहे हैं अपन कि सबसे पहले इसके अंदर होगा कि वैज्ञानिक केल्विन ने सर्वप्रथम, वैज्ञानिक केल्विन, है ना, इसलिए अपन इसको केल्विन के रूप में बताते हैं। वैज्ञानिक केल्विन ने सर्वप्रथम, है ना, जो वैज्ञानिक हुआ था केल्विन, उसने सर्वप्रथम कार्नो इंजन पर आधारित है ना, कार्नो इंजन पर बेस्ड एक ताप पैमाने की कल्पना की। कार्नो इंजन पर आधारित एक ताप पैमाने की कल्पना की, जिसे उष्मागतिक ताप पैमाना कहते हैं, जिसे उष्मागतिकीय ताप पैमाना कहते हैं। ओके, ये चीज हो जाएगी, एक इंजन पर आधारित ताप पैमाने की कल्पना की, जिसे उष्मागतिकीय ताप पैमाना कहते हैं। अब देखिए कैसे क्या होगा। माना उत्क्रमणीय प्रक्रम में रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, उत्क्रमणीय प्रक्रम में इंजन θ1 ताप पर, देखो यहाँ पर टेम्परेचर θ1 ले लिया, नॉट T1, क्योंकि T1 तो नॉर्मल जो ताप पैमाना होता है ना, टेम्परेचर स्केल नॉर्मल होती है, उसको अपन T1 बताते हैं। यहाँ पर अपने टेम्परेचर क्या ले लिया, θ1, क्योंकि अपन एक नया ताप पैमाना लेकर आ रहे हैं, जिसको अपन बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो इंजन θ1 ताप पर Q1 उष्मा ग्रहण करता है, θ1 ताप पर Q1 उष्मा एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ग्रहण करता है, है ना, Q1 उष्मा ग्रहण करता है। वह θ2 ताप पर Q2 उष्मा निष्कासित करता है। ओके,
थीटा 1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है और थीटा 2 ताप पर Q2 ऊष्मा वो क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। अतः दक्षता कितनी हो जाएगी इसकी आपको पता है, अतः एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहां से अपन 2 पार्ट कर लेते हैं इसका, है ना, ऐसे। अतः दक्षता हो जाएगी आपको पता है नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक चीज ये हो गई। अब अपन इसमें वापस चेंजेस लाते हैं और वो अपन ऐसे लिखता है कि कार्नो इंजन की दक्षता, चूंकि कार्नो इंजन की दक्षता थीटा 1 व थीटा 2 ताप पर निर्भर करती है। थीटा 1 व थीटा 2 ताप पर निर्भर करती हैं, है ना, थीटा 1 व थीटा 2 ताप पर निर्भर करती हैं। तो इसलिए दक्षता इन दोनों तापों का फलन होगी, इन दोनों तापों का फलन होगी। अर्थात अब अपने पास क्या हो जाएगा कि नीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, एफ थीटा 1 थीटा 2, नीटा बराबर एफ थीटा 1 थीटा 2, समीकरण नंबर 2। देखिए एक बार वापस समझिएगा, देखो पूरा आपको टॉपिक भी ऐसे ही सोल्व करना है जैसे जैसे मैं लिख जा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। और एक चीज़ और है, आप थीटा और क्यू में दोनों लगभग सेम ही की तरह सिंबल है ना, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होला। क्यू ऊष्मा का नाम है, थीटा टेम्परेचर का नाम है। जहाँ जहाँ मैं अपने मुंह से थीटा बोल रहा हूँ वहाँ आपको थीटा रखना है, जहाँ जहाँ मैं क्यू बोल रहा हूँ वहाँ पर आपको क्यू, है ना। ये चीज़ आप माइंड में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दोनों सिंबल एक जैसे हैं। तो अपन ने क्या शुरू किया, एक बार वापस समझिए इसको, कि वैज्ञानिक केल्विन तो था, उसने सर्वप्रथम कार्नो इंजन पर आधारित, केल्विन नहीं दिया था, कार्नो इंजन पर आधारित एक टेम्परेचर स्केल, एक ताप पैमाने की कल्पना की, जिसे ऊष्मा गतिकीय ताप पैमाना कहते हैं ना, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। फिर उसने क्या किया कि माना उत्क्रमणीय प्रक्रम में, अब यहाँ से अपन शुरू कर रहे हैं, मतलब माना उत्क्रमणीय प्रक्रम में इंजन जो है आपका इंजन वो थीटा 1 है ना, थीटा 1 ताप पर कितनी Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है एंड थीटा 2 ताप पर Q2 ऊष्मा निष्कासित करता है। तो अतः इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, दक्षता अपने को पता है नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। इफिशियंसी को अपन ऐसे लिखते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब यहाँ पर देखिए नीचे अपन ने क्या किया कि कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो थीटा 1 में थीटा 2 ताप पर निर्भर करती है। यहाँ पर ये लाइन ध्यान से देखिए, कार्नो इंजन की दक्षता थीटा 1 व थीटा 2 ताप पर निर्भर करती हैं। इसलिए दक्षता जो होगी ना, इन दोनों का फल, इन दोनों तापों का फलन होगी। ये कि यहाँ पर एक लाइन बन रही नीचे, जो थीटा 1 और थीटा 2 पर निर्भर कर रही, इसलिए दक्षता इन दोनों तापों का फलन होगी। अर्थात नीटा जो है फंक्शन है किसका, थीटा 1 थीटा 2। समीकरण कैसे बनी, समझ में आ गई कि दोनों तापों का फलन होगी। तो नीटा बराबर फंक्शन है थीटा 1 थीटा 2। अब आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा अब अपने पास कि समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस है ना, समीकरण 1 से अगर आप इसका ट्रांसफर करते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा कि Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस नीटा। यहाँ पर आप समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 से आप लिख सकते हो कि Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस नीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ थीटा 1 थीटा 2 ताप का फंक्शन, है ना, 1 माइनस एफ थीटा 1 थीटा 2। थोड़ा सा इसको सही लिखूं मैं ना, समीकरण 2 से अपन ने क्या लिख दिया इसको कि Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस एफ थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। या इसको आप चेंज कर लीजिए, तो Q1 अपॉन Q2 करोगे तो आपके पास ये चेंज होकर ऐसे आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस एफ थीटा 1 थीटा 2, और इस पूरे मान को एक नया फंक्शन बता दिया एफ थीटा 1 कैपिटल के रूप में लिख दिया, एक नया फंक्शन बन गया ना, बराबर एफ थीटा 1 थीटा 2, समीकरण नंबर 3। देखिए आप पूरे सीक्वेंस तरीके से चलिए, ऐसे आया तो इसको अपन ने ऐसे मान लिया कि ये पूरा मान माना एक अन्य फंक्शन है कैपिटल एक थीटा 1 थीटा 2 के बराबर, है ना।
तो आपके पास क्या बन गई, कैपिटल एफ थीटा 1 थीटा 2। यहाँ तक ठीक है। एक बार वापस रिमाइंड कीजिए। अब अपना बोर्ड कंप्लीट हो चुका है, तो इसको अपन एक बार एरेज करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वापस देखिए अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं। अपन ने माना था, यहाँ से पुनः देखिए आप, माना उत्क्रमणीय प्रक्रम में इंजन 2 ताप है, थीटा 1 टेम्परेचर पर तो Q1 ऊष्मा एब्जॉर्ब कर रहा है और थीटा 2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा क्या कर रहा है, सिंक को दे रहा है, निष्कासित करता है। तो इसकी दक्षता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये तो समीकरण 1 बन गई। फिर अपन ने देखा कि जो कार्नो इंजन की दक्षता है वो थीटा 1 और थीटा 2 ताप पर निर्भर करती है, तो इसलिए दक्षता क्या हो जाएगी, इन दोनों तापों का फलन होगी, फंक्शन होगी। तो अर्थात नीटा बराबर एफ थीटा 1 थीटा 2। यहाँ तक ठीक है। अब समीकरण 1 से पुनः ट्रांसफर कर लिया अपन ने, तो Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस नीटा बन गई। अब समीकरण 2 से नीटा का मान रख दिया मैंने, तो Q2 अपॉन Q1 बराबर 1 माइनस एफ थीटा 1 थीटा 2। यहाँ से मैंने Q1 अपॉन Q2 बनाया, तो Q1 अपॉन Q2 का बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एफ थीटा 1 थीटा 2। तो इस पूरे को एक नया फलन मिला दिया कैपिटल के रूप में, शॉर्ट में लिखने के लिए ना, एफ थीटा 1 थीटा 2। अब अगर वो टेम्परेचर होता Q3 होता, तो इसका मतलब Q2 Q3 अब किस पे डिपेंड करेगा, Q2 Q3 पे। तो यहाँ आपके पास हो जाएगी Q2 Q3। अब आगे अपना सीक्वेंस चलता रहेगा, ठीक है। तो चलो आइए, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, है ना। एक बार अपना बोर्ड पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप इसके पूरे लाइन टू लाइन नोट्स बनाइए, फिर इनको आप देखिए, तब जाके आपको सारी चीज़ें और अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ जाएगी। अब अपने पास आगे क्या हो जाएगा, ये समीकरण अपनी काम आएगी, है ना। इसको मैं भी नहीं मिटा रहा हूँ, बाकी सारा कंप्लीट मिटा देते हैं। यस, अब अपने पास क्या हो जाएगा, इसके वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपन, कि जहाँ अपन लिखेंगे, जहाँ जो अपने पास कैपिटल एफ थीटा 1 थीटा 2 आया ना, वह ताप, ये ताप का है ना, ताप थीटा 1 व थीटा 2 का अन्य फंक्शन है, ठीक है। ताप थीटा 1 व थीटा 2 का अन्य फलन। ये तो किसका था, दक्षता का फलन। ये पूरा थीटा 1 थीटा 2 पे डिपेंड हो रहा था, ये ताप थीटा 1 थीटा 2 का अन्य फलन बन गया। अब देखिए वापस आगे कि माना ये उत्क्रमणीय इंजन, अब आगे क्या प्रोसेस हो जाएगा, माना ये है उत्क्रमणीय इंजन, है ना। माना ये है उत्क्रमणीय इंजन, अन्य ताप थीटा 2 व थीटा 3, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, ऐसे अपन बहुत बहुत लेके चल रहे। ये दोनों था, अब इसका पैर बनेगा, फिर इसका पैर बनेगा, ऐसे। तो माना ये उत्क्रमणीय इंजन अन्य ताप, माना यह उत्क्रमणीय इंजन अन्य ताप थीटा 2 व थीटा 3 के बीच कार्य करता है ना। थीटा 2 व थीटा 3 के बीच कार्य करता है, अर्थात थीटा 2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है, थीटा 2 ताप पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है, Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है, वे थीटा 3 ताप पर, वे थीटा 3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है, Q3 ऊष्मा क्या कर रहा है, निष्कासित करता है, Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है। तो अपन सीधा समीकरण 3 से लिखेंगे, सीधा समीकरण 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, वो पूरा सिस्टम करने की जरूरत नहीं। एक बार अपन ने सोल्व कर दिया तो अपन समीकरण 3 से डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन कि जो अब क्या बन जाएगा आपके पास, Q1 अपॉन Q2 था, अब ये बन गया आपके पास Q2 अपॉन Q3 बराबर, या तो ये आएगा या आपके पास क्या हो जाएगा, एफ थीटा 2 थीटा 3। समझ में आ गया। ये अपन सीधा इसे डायरेक्टली लिख दिया, जो समीकरण 3 थी वहीं से अपने पास नई समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 4, Q2 अपॉन Q3 बराबर एफ थीटा 2 थीटा 3। अब आप आगे चलिए, तो Q1 Q2 Q3 तीन चीजें हो गई, Q1 Q2 Q3। तो यानी अगर अपन फाइनल देखें तो फाइनली रिजल्ट ये रहेगा कि इस प्रकार ये जो इंजन है Q1 ऊष्मा ग्रहण करेगा और Q3 ऊष्मा क्या करेगा, निष्कासित कर देगा। तो फाइनली अपन नई समीकरण जो बनाएंगे वो इस प्रकार बनाएंगे कि इस प्रकार उत्क्रमणीय इंजन, देखो लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, बार बार आपका बोर्ड एरेज होगा, ध्यान रखना। इस प्रकार
रिवर्सिबल इंजन जो है आपका उत्क्रमणीय इंजन इस प्रकार उत्क्रमणीय इंजन इस प्रकार उत्क्रमणीय इंजन θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है ना। θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और आगे क्या कर रहा है कि θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित कर देता है। θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा निष्कासित कर देता है। ठीक है, तो आपके पास एक समीकरण बन जाएगी, अर्थात ये जो बनी ना ऐसे कि Q1 अपॉन Q3 बराबर F θ1 θ3, एक नई समीकरण बन गया आपके पास, है ना, कि Q1 अपॉन Q3 बराबर F θ1 θ3। अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे, बट ऐसे लिख सकते हैं अपन कि Q1 अपॉन Q3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि Q1 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q3, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। या आपको पता है Q1 अपॉन Q3 आया कैसे, सबसे पहले Q1 अपॉन Q2 हुआ, फिर इंटू हुआ Q2 अपॉन Q3, ऊपर नीचे अपन ने Q2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर आप दोनों का मान पुट कर लीजिए, है ना। यहाँ पर अगर आप दोनों का मान पुट करोगे समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3, 4 व 5 से, तो क्या हो जाएगा आपके पास, थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखिए कि ये समीकरण 3, 5 बन गई अपने पास, तो अपन लिख सकते हैं कि बट Q1 अपॉन Q3 बराबर Q1 अपॉन Q2 इंटू Q2 अपॉन Q3। ठीक है, तो समीकरण 3, 4 व 5 से Q1 अपॉन Q3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, F θ1 θ3 बराबर, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं F θ1 θ2 इंटू F θ2 θ3, एक नई समीकरण अपने को ऐसे प्राप्त होगी, है ना, इंटू F θ2 θ3। इसको बना लीजिए आप समीकरण नंबर 6। अब देखिए पुनः चेंज होगा अपने पास, ऐसे सीक्वेंस से चले और अपने पास एक समीकरण ऐसे मिल गई, है ना। अब आप देखिए कि क्या हो गया, एक बार वापस समझिए अपने पास कि अपने पास ये चीज़ तो पहले आ गई, है ना, एक बार अपना बोर्ड कंप्लीट हो गया इधर से, अब दूसरी बार पुनः ऐसे और ऐसे कंप्लीट हुआ है ना। इसलिए ये चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि अपना बोर्ड जो है वो किस प्रकार कंप्लीट हो रहा है, कैसे अपन लिख रहे हैं और उस अंजाम या उस निष्कर्ष तक अपन कैसे पहुंच रहे हैं ना, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। तो अपन ने देखा कि अब वापस चेंज किया कि ये जो आपका माना ये है रिवर्सिबल इंजन, जो आपका रिवर्सिबल इंजन है वो एक नया टेम्परेचर, अन्य टेम्परेचर θ2 व θ3 के बीच कार्य कर रहा है, अर्थात θ2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा ग्रहण कर रहा है वो, है ना, θ2 टेम्परेचर पर Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 टेम्परेचर पर Q3 ऊष्मा क्या कर देता है, वो निष्कासित कर देता है। तो इस कंडीशन में अपन सीधा नाउ इक्वेशन थर्ड जो बनी थी ना, उसके अकॉर्डिंग Q2 अपॉन Q3 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल F θ2 θ3, इसका फंक्शन बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब फाइनली अपन जो दो प्रोसेस पढ़ा उससे अपन अंत में लिखा कि इस प्रकार जो आपका रिवर्सिबल इंजन है वो θ1 से तो शुरू हुआ, तो यानी θ1 टेम्परेचर पर Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और θ3 टेम्परेचर पर Q3 ऊष्मा क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है। तो अर्थात एक नई इक्वेशन बन जाएगी Q1 अपॉन Q3 बराबर F θ1 θ3। इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब देखिए मैंने कुछ मान लिखा ऐसे ही कि अगर मैं Q1 अपॉन Q3 लिखूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे दोनों से Q2 से मल्टीप्लाई करें वैसे ही कट जाएगा। तो अब ये और ये समीकरण 3, 4 और 5 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो इसकी जगह तो होगी आपके पास F θ1 θ3 बराबर इसकी जगह F θ1 θ2 इंटू F θ2 θ3, नई समीकरण बना दी 6। अब आइए पुनः इधर से अपन मिटा था इसको। अब क्या हो जाएगा अगले स्टेप में अपने पास कि अब जो होगा वो ऐसे हो जाएगा अपने पास कि समीकरण 6 के
बाईं ओर का पद केवल, समीकरण 6 के बाईं ओर का, लेफ्ट हैंड साइड है ना, बाईं ओर का पद केवल, मतलब थ्योरी मिक्स है, थ्योरी इक्वेशन इनका एक साथ कॉम्बिनेशन चल रहा है और अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ है ना। तो समीकरण 6 बाईं ओर का पद केवल, बाईं ओर का पद केवल θ1 व θ3 ताप का फलन है ना। बाईं ओर का पद केवल किसका है, θ1 और θ3 ताप का फलन है, इसलिए दाईं ओर का व्यंजक भी, इसलिए दाईं ओर का जो पद है ना वो भी है ना राइट हैंड साइड में भी वही चीज होनी चाहिए, इसलिए दाईं ओर का पद भी, इसलिए राइट हैंड साइड यानी दाईं ओर का पद भी ताप θ1 व θ3 का फलन होना चाहिए, है ना। दाईं ओर का पद भी उसी का होना चाहिए, ताप θ1 व θ3 का फलन होना चाहिए। अतः ताप θ2 की निर्भरता समाप्त करने के लिए, θ2 को हटाना है, तो अतः ताप θ2 की निर्भरता समाप्त करने के लिए, निर्भरता समाप्त करने के लिए, है ना, θ2 को यहाँ से अपन हटा रहे हैं, तो θ2 की निर्भरता समाप्त करने के लिए यह तभी सत्य होगा, यह तभी सत्य होगा जब, यह तभी सत्य होगा कि जब f θ1 θ2 का रूप, यह तभी सत्य होगा कि जब f θ1 θ2 का रूप phi θ1 अपॉन phi θ2 हो जाए। देखिए कैसे क्या चेंज किया पूरा केल्विन ने, केल्विन जैसे जैसे करता गया अपन उसी को फॉलो कर रहे हैं, है ना। केल्विन ने जैसे जैसे जो जो चीज़ें की अपन क्या कर रहे हैं उसी को यहाँ पर फॉलो करते जा रहे हैं। तो अब अपने पास क्या चीज़ें हो गई कि बस थोड़ा सा और है ना आने वाला है कि अब इस समीकरण में अपन चेंज करेंगे, ये जो समीकरण बनी ना समीकरण 6, अब इस समीकरण 6 के लेफ्ट हैंड साइड का पद जो है वो सिर्फ ताप θ1 और θ3 का फलन है ना, लेकिन राइट हैंड साइड में θ2 भी आ रहा है, तो θ2 की निर्भरता समाप्त करने के लिए अब क्या चेंजेस किया वही आप देखिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ अपने पास कि समीकरण 6 के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड का पद केवल θ1 और θ3 ताप का फलन है, तो इसलिए दाईं ओर का पद भी जो राइट हैंड साइड का पद है वो भी ताप θ1 व θ3 का फलन होना चाहिए। तो अतः टेम्परेचर θ2 की निर्भरता समाप्त करने के लिए, उसकी जो निर्भरता है उसकी डिपेंडेंसी है उसको समाप्त करने के लिए यह तभी सत्य होगा कि जब f θ1 θ2 है ना उसका रूप ऐसे हो जाए, नया रूप ले लिया, देखो phi θ1 अपॉन phi θ2 क्या है तो अपने को करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 से इधर से मिटा रहा है ना, ये हो गया, अब इधर से मिटा रहे हैं, अब अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा फॉर्मूला, इस वाले पार्ट में अपना फॉर्मूला पूरा कंप्लीट। यस अब अपने पास क्या हो जाएगा कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 जो है ना उसे देखिए आप, समीकरण 3 क्या थी आपके पास कि Q2 अपॉन Q3 है ना, या Q1 अपॉन Q2 बराबर f θ1 θ2, और इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं phi θ1 अपॉन phi θ2, ये लिखेंगे समीकरण 3 से। थोड़ा सा इधर ले लीजिए आप इसको, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से है ना, समीकरण 3 से क्या ही थी आपके पास समीकरण कि f Q1 अपॉन Q2 बराबर f
थीटा 1 थीटा 2, या इसी को अपन एक नया फंक्शन लिख सकते हैं फाइव थीटा 1 अपॉन, है ना, इसी को अपन नया फंक्शन कैसे दे सकते हैं कि फाइव थीटा 1 अपॉन फाइव थीटा 2, है ना, एक नया फंक्शन बन जाएगा ऐसे, फाइव थीटा 1 अपॉन फाइव थीटा 2। समीकरण नंबर 7, है ना, ये कौन सी बन गई आपकी 7। बट अपने को पता है कि थीटा 1 टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है किससे, थीटा 2 से, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब फाइव थीटा 1 भी ज़्यादा होगा किससे, फाइव थीटा 2 से, है ना, फाइव थीटा 1 भी ज़्यादा होगा फाइव थीटा 2 से। तो यदि अब अपन इसको नए ताप पैमाने के रूप में लेते हैं, यदि फाइव थीटा जो अपन लेके चले ना एक नया फंक्शन, यदि फाइव थीटा ताप फलन को, यदि फाइव थीटा ताप फलन को नवीन ताप पैमाना, एक नया ताप पैमाना ले रहे हैं, देखो बस ऐसे चेंज करते गए, अपने को भी चेंज करना है, फलन को नवीन ताप पैमाना तो कर दिया अपन, है ना, तो के रूप में लें, देखिए इसमें चेंज कर दिया, इसको अपन नवीन ताप पैमाना टो के रूप में ले, अर्थात जो फाइव थीटा 1 है ना, फाइव थीटा 1 उसको तो लिखो मैं टो 1, फाइव थीटा 1 को क्या लिखेंगे अपन टो 1, और फाइव थीटा 2 है ना उसको लिखूँ मैं टो 2, फाइव थीटा 2 को मैं क्या लिखूँ टो 2। तो समीकरण 7 से क्या हो जाएगा आपके पास, समीकरण 7 से बस आ गया ताप पैमाना। समीकरण 7 से अपन क्या लिख सकते हैं कि Q1 अपॉन Q2 बराबर ये आया, इसी को अपन ये लिखा टो 1 अपॉन टो 2, बस उपरोक्त नवीन ताप पैमाना ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाता है, टो 1 अपॉन टो 2। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। बस ऐसे बार बार चेंजेस करते गए और बार बार चेंजेस अपने पास ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है ना, टो 1 अपॉन टो 2। जो इसमें चेंजेस हुआ वो अपन बार बार करते गए और ये अपने पास नया पैमाना प्राप्त हो गया, जिसको अपन बोलेंगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मागतिक ताप पैमाना कहलाएगा। ठीक, एक बार पुनः देख लीजिए आप फटाफट रूप में कि क्या क्या चीज़ें अपने पास, कि समीकरण 6 के बाईं ओर का पद केवल थीटा 1 और थीटा 3 का फलन है, और दाईं ओर का पद भी क्या हो रहा था, ताप थीटा 1 और थीटा 3 का फलन होना चाहिए, उसको भी ऐसे सेट करना। तो अतः ताप थीटा 2 की निर्भरता समाप्त करने के लिए ये तभी सत्य होगा कि जब एफ थीटा 1 थीटा 2 का रूप कैसे हो जाए, फाइव थीटा 1 अपॉन फाइव थीटा 2, इसका रूप कैसे चेंज हो जाए, फाइव थीटा 1 अपॉन फाइव थीटा रूप हो जाए। तो समीकरण 3 जो अपने पास आई थी वो क्या थी, Q1 अपॉन Q2 बराबर एफ थीटा 1 थीटा 2, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ वापस, फाइव थीटा 1 अपॉन फाइव थीटा 2, और ये चीज़ भी लागू होती, ये हमेशा ज़्यादा होगा। तो यदि फाइव थीटा, अब अपन इसको वापस चेंज करें, यदि फाइव थीटा ताप फलन को नवीन ताप पैमाना टो के रूप में ले, नवीन ताप पैमाना किस रूप में ले लें, टो के रूप में लें, तो अर्थात फाइव थीटा 1 बराबर टो 1 हो जाएगा और फाइव थीटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, टो 2। तो इस कंडीशन में समीकरण 7 से Q1 अपॉन Q2 बराबर टो 1 अपॉन टो 2। ठीक है, बस Q1 Q2 था ना, उसकी जगह टो 1 टो 2 हो जाएगा। तो उपरोक्त नवीन ताप पैमाना ऊष्मागतिक ताप पैमाना के लिए अब तो कंप्लीट। इधर से मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, है ना, जो अपने पास आया ना, तो अपन लिखेंगे कि उपरोक्त नवीन ताप पैमाना, जो अपने पास नया ताप आया ना, कि उपरोक्त नवीन ताप पैमाना ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना कहलाता है, ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना कहलाता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना, बस आपको ये निकालना है। उपरोक्त नवीन ताप पैमाना ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना कहलाता है, ऐसा अपन पूछे उस निष्कर्ष तक। और अगर आप चाहो तो इस पैमाने की दक्षता भी निकाल सकते हो। अतः इस पैमाने की दक्षता कितनी हो जाएगी, इस पैमाने की दक्षता, फॉर्मूला आपको बताएं,
नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहाँ से Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा, आपको पता है कि नीटा बराबर 1 माइनस τ2 अपॉन τ1। ठीक है, ये आपका ऊष्मागतिक ताप पैमाना वाला कंप्लीट 4-5 बार अपना बोर्ड कंप्लीट हुआ है। तो आप एक बार पूरे अच्छे से इसके नोट्स बनाएगा, है ना। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन चीज़ों का आप कंप्लीटली नोट्स बनाएगा, तब जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहीं पर एक डेफिनेशन लिखी परम शून्य ताप, है ना। इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए एक नई डेफिनेशन बनेगी परम शून्य ताप। वो अपन कैसे बनाएंगे आप देखिए कि समीकरण है ना, ये समीकरण काम आएगी। इसी के अंदर है ना परम शून्य ताप की परिभाषा है। थर्मोडायनेमिक्स वाला हो गया टॉपिक कंप्लीट, इसी से रिलेटेड एक परम शून्य ताप की परिभाषा आएगी। तो देखिए अपन इसको भी लिख लेते हैं, कैसे क्या है अपने पास। परम शून्य ताप, है ना, एक परिभाषा है आपके पास, परम शून्य ताप, जिसको अपन बोलते हैं जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, जीरो एब्सोल्यूट LUT ABSOLUT, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। परम शून्य ताप, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे आया, तो वही दक्षता से आएगा अपने पास कि अपन जानते हैं ऊष्मागतिक ताप पैमाना का कितना आया कि द एफिशिएंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल, थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर कितनी है अभी अपने पास, द एफिशिएंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी ऊर्जा ऊष्मागतिक ताप पैमाने की दक्षता, हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, ऊष्मागतिक ताप पैमाने की दक्षता कितनी आई अपने पास, नीटा बराबर 1 माइनस τ2 अपॉन τ1। यही थी, नीटा बराबर 1 माइनस τ2 अपॉन τ1। यदि τ2 बराबर 0 पर Q2 बराबर 0, मतलब τ2 का यहाँ कोई लेना देना नहीं है ना, तो τ2 बराबर 0 पर क्या हो रहा है आपके पास, T2 बराबर 0। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखिए ये 0 हो रहा है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा नीटा बराबर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 या नीटा बराबर 1 या 100%, नीटा बराबर 1 या 100%। दक्षता कितनी हो रही है, या तो 1 मिल रही है या 100% मिल रही है। तो यहाँ से अपन लिखेंगे कि अर्थात, इस लाइन से क्या निष्कर्ष निकलेगा कि अर्थात वह ताप जिस पर इंजन द्वारा सिंक में ऊष्मा, है ना, अर्थात वह ताप जिस पर इंजन द्वारा, है ना, इंजन जो है उसके द्वारा सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है, सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती हैं, है ना, कि अर्थात वह ताप जिस पर इंजन द्वारा सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती हैं, वह स्रोत से जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती हैं, वह स्रोत से जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती हैं, स्रोत से अपन जितनी ऊष्मा ले रहे हैं ना, जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती हैं वह पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाती है, वह पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। स्रोत से जितनी ऊष्मा ले रहे हैं वो सारी किस में चेंज हो रही है, कार्य में, पूर्ण रूप से
कार्य में परिवर्तित हो जाती हैं तथा इसकी दक्षता 100% होती है। तथा इसकी दक्षता है ना, एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है तथा इसकी दक्षता 100% होती हैं। ये इसकी परिभाषा होगी परम शून्य ताप, है ना। वापस आप इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर लीजिए, है ना। यही परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक परिभाषा है। यही परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक परिभाषा है। परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक परिभाषा है। ठीक है, ये हो गई। मतलब परम शून्य ताप की जो डेफिनेशन निकली ना, वो यहीं से निकली, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर और स्केल जो अपन ने पढ़ा था ना, थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर, वहीं से निकली। जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो द इफिशियंसी ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी ऊष्मागतिक ताप पैमाने की दक्षता कितनी है ये अपने पास अभी अपने को पता है, नीटा बराबर ये है ना कि 1 - τ2/τ1, है ना। यदि τ2 आपके पास 0 हो, यानी Q2 बराबर 0, कोई Q2 ऊष्मा, अपन सिंक को कुछ उसमें ही नहीं दे रहे, इसका मतलब नीटा बराबर 1 - 0, यानी 1 - इसकी जगह 0 रखोगे आप, तो पूरे 0 हो गया, तो इसका मतलब फाइनली नीटा बराबर 1 इफ द इफिशियंसी ऑफ दिस इंजन इक्वल टू 100%। इफिशियंसी कितनी आ रही है, 100%। 1 का मतलब भी कितना हो गया, 100%। और ये 100% कब आएगी, वहीं से अपने पास एक कंक्लूजन निकलेगा, जो वो ये था कि अर्थात वह ताप जिस पर इंजन द्वारा सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती है ना, इंजन द्वारा सिंक में ऊष्मा निष्कासित नहीं होती हैं, वह स्रोत से जितनी ऊष्मा ग्रहण की जाती हैं वे पूर्ण रूप से किस में चेंज हो जाती हैं, कार्य में परिवर्तित हो जाती हैं। सारी कार्य में परिवर्तित हो रही, तथा इसकी दक्षता कितनी होती है, 100%। यही परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक परिभाषा है। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन होगी यहाँ पर, परम शून्य ताप की ऊष्मागतिक परिभाषा। तो आज जो 2 टॉपिक पढ़े अपने, बहुत ही जो बड़ा पहला वाला टॉपिक था बहुत अच्छा था, ऊष्मागतिक ताप पैमाना, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक टॉपिक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे। तो आज का अगर अपन क्वेश्चन लिखना चाहें तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा ना, आज का क्वेश्चन हो जाएगा अपने पास, ऊष्मागतिक ताप पैमाने का वर्णन करो। एक तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का वर्णन करो, है ना। एक तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा ऊष्मागतिकी ताप पैमाने का वर्णन करो, और एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका परम शून्य ताप, ऊष्मागतिकी के लिए, है ना, परम शून्य ताप को परिभाषित करो, जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर परिभाषित करो, है ना, ऊष्मागतिकी के लिए। ठीक है, कि ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने के लिए किसको परिभाषित करना, अपने को परम शून्य ताप को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इस टॉपिक में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, उसको आप ध्यान से देखिएगा, है ना। जो फर्स्ट वाला टॉपिक था आपका ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर का वर्णन कीजिए, और सेकंड क्वेश्चन आपका परम शून्य ताप, ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने के लिए परम शून्य ताप को परिभाषित करो। परम शून्य ताप कब हो जाएगा, कि जब आपके पास क्या सिचुएशन हो जाए कि Q2 आपके पास 0 या τ2 आपके पास 0 हो, तो इस कंडीशन में जो इफिशियंसी वो 1 या कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। ये चीज़ अपने देखी, अर्थात उस इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी, उस इंजन की दक्षता 100% हो जाएगी, यानी स्रोत से जितनी ऊष्मा ग्रहण की वो सारी की सारी किस में चेंज हो रही है, कार्य में चेंज हो रही है। फिर उसके बाद ऊष्मागतिकीय के ताप पैमाना वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से Q1 Q2 Q3 तीन ऊष्मा लिए अपन है, उसके बीच में अपने पास ताप आया θ1 θ2 θ3, यानी θ1 ताप पर Q1 ऊष्मा, θ2 ताप पर Q2 ऊष्मा, θ3 ताप पर Q3 ऊष्मा, ऐसे पूरा सिस्टम बना। और लास्ट में अपने पास एक नया ताप पैमाना बना ऐसे, Q1/Q2 बराबर τ1/τ2। यही कहलाता आपका थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। जो नया ताप पैमाना अपने को मिला वही आपका क्या कहलाया, थर्मोडायनेमिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा, और वैसे दिक्कत कोई नहीं आनी चाहिए कि सारी चीज़ें कंप्लीटेड है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, है ना।
कल अपन इसके एक छोटे छोटे और पार्ट है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर है ना, इसके कुछ एक छोटे छोटे और पार्ट है, उसको अपन देखेंगे अगले वाले पार्ट में, और फिर अपना ये पूरा टॉपिक हो गया वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना सही। कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो।